आदाब नाज़रीन, जी सलाम, इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। शाम के 7 बजे हैं और वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए का असेंबली में हंगामा। आरएंडबी मिनिस्टर नईम अख्तर और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के बीच गहमा गहमी। बजट सेशन से खुद को अलग करने वाले इंजीनियर राशिद को डिप्टी स्पीकर की नसीहत, कहा नहीं बनना असेंबली का हिस्सा तो दे दे इस्तीफा। मेंढर के एमएलए जावेद राणा की रुकनियत खत्म करने की मांग तेज। बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा ने असेंबली में वायरल वीडियो को लेकर किया हंगामा। नशे की जद में जम्मू कश्मीर के नौजवान। ऐवान में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर बीजेपी के एमएलसी का बयान, कहा हालात काबिल फिक्र। और शोपिया में नहीं ठंडी हो रही है तशद्दुद की आग। 10 साल की मासूम की मौत से चारों तरफ मातम, अब भी दफा 144 नाफिज। रियासत जम्मू कश्मीर में रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में तरक्कियाती कामों और फंड के बंटवारे में इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने असेंबली में हंगामा किया। इस दौरान आरएंडबी मिनिस्टर नईम अख्तर और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के बीच गहमा गहमी भी हुई। इसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के रुकन असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के रुकन असेंबली का इल्जाम है कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के हल्के में कम फंड और कम तरक्कियाती काम करवा रही है, जबकि हुकूमत उस ओर ज्यादा गौर कर रही है जहां बीजेपी और पीडीपी के रुकने असेंबली है। वहीं रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में तरक्कियाती कामों और फंड के बंटवारे में इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के एमएलए नवांग रिगजिन ने इम्तियाज का इल्जाम लगाते हुए इसे बंदरबाट करार दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने खास बात की कांग्रेस के एमएलए नवांग रिगजिन से। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं नवांग रिगजिन जोरा। आज पूरे सदन में जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। क्यों सर वॉकआउट किया गया? क्योंकि आरएनबी में एक बंदर बांट हो रहा है। जो रूलिंग पार्टी के एमएलए से या रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से हैं, वो सारे अपनी जगह पे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। जो अपोजिशन के एमएलए से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एक मुद्दा था जो रिसोर्सेज है स्टेट का, दैट बिलोंग्स टू द एंटायर स्टेट। एंड जब गवर्नमेंट ने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो नहीं हुआ। जो आरएनबी का मिनिस्टर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करने में, अपने एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करने में लगा हुआ है। उसको लेके हम लोगों ने वॉकआउट किया। सर लेकिन एक बात है ना कि मतलब जिस तरह से सरकार का ये दावा है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, लेकिन ये खामखा का मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई खामखा का मुद्दा नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया रामनगर का, कहता है रामनगर का रोड लेंथ 28 किलोमीटर है, जड़ीबल का रोड किलोमीटर 26 रोड लेंथ 26 किलोमीटर है। उस प्रपोर्शन में हमने बांटा, तो उस हिसाब से तो फिर ले को बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। ले का जो रोड लेंथ है इट्स ह्यूज, 47,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका बटा हुआ है। उस हिसाब से तो हमें रियासत का 50% मिलना चाहिए। मांग क्या की आपने? मांग क्या की? मांग ये किया है जो एमएलएस को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो भी रिसोर्सेज है वो चाहे आपके ट्रेजरी बेंच के एमएलए हो, चाहे अपोजिशन के एमएलए हो, उन सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा ये था, एक जेन्युइन डिमांड था। डिस्क्रिमिनेशन दिखती है आपको कहीं ना कहीं अपोजिशन के एमएलए से और जो रूलिंग पार्टी के एमएलए से? दिखती अकेला नहीं है, होता है, हर बार होता है। हाँ, तो ये थे नवांग रिगजिन जोरा, जिनका कहना है बंदर बांट की गई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जो अपोजिशन के एमएलए हैं उनके इलाकों को कम जो है जो टेंडर हैं वो दिए गए हैं, और जो तरक्कियाती काम है उनके इलाकों में कम हुए हैं, बशर्ते कि जो बाकी जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वहाँ पे काम ज़्यादा किए गए हैं, और बंदर बांट जो है लगी हुई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
तो वहीं रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में तरक्कियाती कामों और फंड के बंटवारे को लेकर हुए असेंबली में हंगामे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाउस से वॉकआउट कर दिया। हाउस से बाहर आए एनसी एमएलए मोहम्मद अकबर लोन ने हुकूमत की पॉलिसी को पिक एंड चूज की पॉलिसी बताते हुए कहा कि हुकूमत उन जगहों पर ज्यादा फंड दे रही है जहां उनकी पार्टी के एमएलए हैं। ये हुकूमत सभी को बराबर का दर्जा देने में नाकाम रही है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने एनसी एमएलए मोहम्मद अकबर लोन से खास बातचीत की। डिस्क्रिमिनेशन की बात को उठाते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस ने भी सदन से वॉकआउट किया है। सर, क्या आपका मुतालबा था? कहां डिस्क्रिमिनेशन हुई आपके साथ? ये एक सवाल के जवाब में जब मंत्री जी बोल रहे थे, जूनियर मंत्री, तो उससे साफ हो गया था कि यहाँ पर बंदरबांट हुआ है। जो एमएलएस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस हैं वहाँ पर उनको बराबर का पूरा दर्जा, पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा था और उस पर ऑनरेबल एमएलए ने ये सवाल किया था। और जब ये पूरे तरीके से जवाब नहीं दे पाया जूनियर मिनिस्टर, अब क्वेश्चन आवर जारी था तो बीच में से वो अपना नईम अख्तर साहब आ गए तो उसको खड़े होकर बोलने लगी कि मेरे बैद में यहाँ पर कुछ हुआ है। जब हुआ भी है, जिस मंत्री को आपने वहाँ जवाब देने के लिए रखा था उसने जवाब दे दिया था। तो यही लगता था कि प्रूडेंस डिमांड्स दैट ही शुड हैव नॉट रेज दिस इशू अगेन। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जो ऑपोजिशन के एमएलएस हैं उनके साथ लगता है। मैं वही करने जा रहा हूँ। तो उसको नहीं चाहिए था। अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो गए थे और उसने जिस अंदाज से वो चिल्ला कर कहा था उसी से लगता था कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। क्योंकि उन्होंने जो श्रीनगर के ऑनरेबल एमएलएस हैं, जो हमारे जीते हुए एमएलएस, उन्होंने साफ तौर कह दिया कि भाई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन इस जगह पर हबकतल में हुई है या कहीं और जगह ईदगाह में हुई है, खानियार में हुई है। उन्होंने उसको माइलेज के हिसाब से कह दिया कि इधर आपने ज़्यादा किया है और जगहों पर आपने ज़्यादा कर दिया और इन हल्का इंतखाबात में। लास्ट में ये है डिस्क्रिमिनेशन को तो आपने बात उठाई, अब मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हैं कि हम देयर शुड बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं होना चाहिए कि पिक एंड चूज, जैसे भी मिनिस्टर की मर्जी है वहाँ रखे और जहाँ नहीं हो तो वहाँ नहीं रखे। तो ये थे मोहम्मद अकबर लोन, जिनका कहना है पिक एंड चूज की जो पॉलिसी बंद होनी चाहिए, बंटर बांध जो है वो बंद होनी चाहिए और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और फंड्स की वो सभी इलाकों में होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। वही हुकूमत पर लगे भेदभाव के इल्जाम पर जवाब देते हुए आरएंडबी मिनिस्टर नईम अख्तर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के पास मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भेदभाव का इल्जाम लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें अपना करप्शन छुपाने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग फिक्रमंद हैं कि हमारे दौर में इतना काम क्यों नहीं हो सका। इस मसले पर मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने। के जो एमएलएस थे उन्होंने बंदरबांट का इल्जाम लगाया सरकार के ऊपर और सदन से वॉकआउट किया। उस पर बात करेंगे। नईम अख्तर हैं, आरएंडबी मंत्री हैं। सर, जो आपके इल्जाम लगाया और आपकी काफ़ी बहस भी हो गई, क्या इश्यूज थे? देखिए, इनके पास कोई है नहीं। ये नईम अख्तर को तो नहीं कह सकते इसने पैसा खाया। ये तो नहीं कह सकते हैं कि इंजीनियर की तब्दीली में इसने पैसा लिया। अब ये कहते हैं बंदरबांट किस बात की? मैं आपको कह रहा हूँ रामनगर में 350 किलोमीटर रोड है। वहाँ भी मैं वही करूँ जो मैं जम्मू ईस्ट में करूँगा, जहाँ सड़क ही नहीं है। नहीं, इसमें तो फ़र्क रखना है ना। वही इन्होंने किया। कहा श्रीनगर में हमारा ये, श्रीनगर में आपकी जो अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से अल्ताफ़ साहब लड़ रहे हैं, वहाँ उधर 583 किलोमीटर की सड़कें हैं। ये सभी लोग वहीं रहते हैं, ये जो यहाँ शोर करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। सर, आपने जो आंकड़े दिए वो ये बताते हैं कि जो विपक्ष के जो एमएलएस हैं उनके भी इलाकों में काम हुआ है। फिर क्या वजह है? क्या आपको टारगेट क्यों किया गया है? पिछले काफ़ी दिनों से टारगेट किया गया है। इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि मुझ पर और कोई इल्ज़ाम लग नहीं सकता है जी। हाँ, और लोग इनसे परेशान हैं कि ये हम भी यही पैसा खर्च करते थे, ये आदमी भी वही खर्च करता है, इसका रिज़ल्ट ऐसे क्यों है, हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं है ऐसा? अल्ताफ़ साहब ने भी किया, उसका रिज़ल्ट क्यों अच्छा आ गया, इनका रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा? दैट इज़ वाई दे आर अगेंस्ट मी।
सर, आपको लगता है इनके वक्त में जो करप्शन का लेवल था बहुत हाई था, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बातें यार वो तो पता है आपको, आजकल कोई नहीं कहता है कि रेट लिस्ट लगी हुई है पीडब्ल्यूडी में, कोई आपने सुना? जी सुना कभी? हैं? जी बिल्कुल। तो यही है इनका मसला। इनके ज़माने में रेट लिस्ट होती थी, मेरे ज़माने में रेट लिस्ट बंद हो गई, वो पैसा सड़कों में जा रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ, गेंती लगा के देख रहा हूँ, ज़मीन फाड़ के देख रहा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, अपने इंजीनियर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिन्होंने इसमें मुझे साथ दिया। सर, आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के एमएलएज भी एक स्वर में बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक फिक्स बताएंगे मुझे। कांग्रेस वाले, उनके तो 2-3 मिनिस्टर थे, इससे पहले क्या किया उन्होंने? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुल तक नहीं बनाया उन्होंने, जो पैसा उधर डोडा किश्तवाड़ में लगाना था वो उसमें घर बना लिए। ये थे नईम अख्तर, जिनका कहना है कि जो तमाम जो इल्ज़ाम है इस तरह के जो कि बंदर बांट की गई है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फंड्स की वो बराबर हुई है, लेकिन अपने जो करप्शन के जो मामले हैं जो पिछली सरकारों के हुए वो छुपाने के लिए अब ये सरकार के ऊपर इस तरह के सवाल उठाने में लगे हुए हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो वहीं जम्मू के आरसपुरा इलाके के ममका दबलेट गांव के लोग सड़क खराब होने के चलते परेशान है। ममका दबलेट से मीरा साहिब तक 15 किलोमीटर लंबा रोड खस्ता हाल है, जगह जगह रोड टूटा हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि रोड पर पैदल चलना भी दुश्वार है। मकामी लोगों की मांग पर मुतालिक महकमा वक्त वक्त पर तारकोल डालकर रोड की मरम्मत कराता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर रोड खराब हो जाती है। अब सरकार और इंतजामिया से पूरी तरह से सड़क बनाने की मांग की जा रही है। बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इतना विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे रोड की तरफ आके देखो तो मुझे लगता है कम से कम भी 50 साल हो गए इस रोड को बने हुए। इससे पहले जो सरकारें थी कम से कम इसको पैच तो लगा देती थी, लेकिन अभी जब से जब बीजेपी आई हुई है तब से ना तो कोई मिट्टी डाला हुआ है इस पे रोड पे, अभी उल्टा मिट्टी डाल के धूल ही धूल कर दिया है। इसके बाद में बोलते थे कि तारकोल डलेगा, आज तक कुछ नहीं डला है। तो इस रोड को तो बिल्कुल अनदेखी की हुई है सरकार ने, ना तो कोई सेंटर इसकी तरफ देखता है, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसकी तरफ देख रही है। कृपया करके अपने नज़रअंदाज ना करें, उसको मद्देनजर रखते हुए ये रोड को बनाएं, और हमारी हाथ जोड़ के उनके आगे अपील है कि ये इस तरफ आएं और ममका दबलेट की रोड बनाएं। तो वहीं रियासत में पावर सप्लाई और मनचाहे कट्स की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई दफा हाउस में हुकूमत से सवाल भी किया गया। आए दिन बिजली की परेशानियों को लेकर लोग सड़कों का रुख भी करते हैं, और अब भी कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए बांदीपुरा उस्मान हाजी ने अपने इलाके में बिजली की परेशानियों को लेकर हाउस में मुद्दा उठाया और हाथ में बैनर थामकर एहतजाज भी किया। साथ ही उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बिजली सप्लाई को लेकर हर अफसर से मुलाकात की, लेकिन हालात जैसे थे अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बांदीपुरा एमएलए उस्मान हाजी से खास बातचीत की। लगातार हम खबरनामे में जिला बांदीपुरा और मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की जो आदमी दस्तयाबी है उस पर बात कर रहे हैं, और हमने लगातार और बारहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहा कि वजारत रोड और उसके बाद गुपका रोड में पावर है, बाकी इलाकों में कट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। आज एमएलए बांदीपुरा उस्मान मजीद ने एहतजाज किया, अपना बैनर उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था और बांदीपुरा के लोगों के लिए बिजली की दस्तयाबी की बात कर रहा था। उस्मान साहब, ये कंसर्न बांदीपुरा के लोगों का है, खासकर जब टाउन से आप बाहर जाते हैं तो बिजली है ही नहीं, तो क्या माकूल जवाब मिला, कुछ एश्योरेंस मिली चीफ मिनिस्टर साहब? मैंने ये कहा कि हमारे पास 6 साल से ये ग्रिड स्टेशन बना पड़ा है जी। सिर्फ इसकी 132 kV लाइन कंप्लीट जहां स्टक हो गई है, खासकर सभापोरा के पास, वहां 4 टावर खड़ा करने 6 साल से गवर्नमेंट 4 टावर खड़े नहीं कर रहे, और लगातार 3 साल से जब भी बिजली की ग्रांट्स आई, या मैं लगातार 3 साल से चीफ मिनिस्टर साहिबा से लेके डिप्टी सीएम से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार ये मिलने के लिए गया और गुजारिश की कि मेहरबानी करके हमें इस मुसीबत से आज़ाद दो, क्योंकि आप जानते हैं बांदीपुरा में बिजली की वजह से कितनी मुसीबत है, परेशानी है। और वही कारण था कि मैंने आज प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा फॉर गॉड सेक, हमारे गुनाह हमारे क्या है कि आप हमको सज़ा दे रहे हैं। तो इस पे उन्होंने आज ये कहा कि विद इन 4 months वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस इशू। चूँकि असम्बली में मामला उठा तो बड़ा हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है जहाँ से डायरेक्शंस पास होती हैं, उम्मीद है कि ये जो मामला है ये हल हो जाएगा? देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा बहुत इस पर किया था, तो उसके बाद फिर 2 टावर बने,
अगर ऐसा रहा तो उम्मीद करता हूँ शायद 4 महीने में शायद ये कर पाएंगे। तो अगर नहीं हो पाया तो क्या रुख होगा आपका? क्योंकि आप बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट करूंगा और सेक्रेटरीट के बाहर रहूंगा जब तक ना वो लाइन को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद से बात हुई जिला बांडीपोरा में बिजली, पानी और बाकी मामलात को लेकर। दरअसल बांडीपोरा में गुज़िश्ता कई महीनों से बिजली जो है वो आती है, चली जाती है और कट्स जो लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। टाउन्स में कभी कभार बिजली आती है, लेकिन गाँव देहात में ऊपरी इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली कब ही नसीब होती है। ग्रिड स्टेशन जो बनने जा रहे थे उसमें कई एक टावर्स इंस्टॉल होने हैं, जिसको लेकर अभी तक तशवीश है। अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। वही असेंबली में कांग्रेस लीडरान के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने भी ऐवान में पावर सप्लाई का मुद्दा उठाया। बिश्ना के एमएलए का कहना था कि उनके हलके में बिजली ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मसले को नजरअंदाज कर रही है। बिजली हाल हमने जाना चाहा और बांडीपोरा एमएलए से बात की, मुख्तलिफ विधायकों से बात की। कह रहे हैं कि बिजली जो है कब आए कब चली जाएगी कोई पता नहीं। बिजली के ग्रांट्स पे बात चल रही है। हम अब चलते हैं जम्मू प्रोविंस के बिश्ना इलाके में। हमारे साथ मुतल्लिका विधायक मौजूद हैं। अरोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिश्ना में वही हाल है जो कश्मीर में हाल है, आपने क्या कोशिश की और क्या जवाब मिला? मैं कहूँगा कि आज जो हमारे बिजली के हालात हैं वो कश्मीर से भी बदतर हैं। इतने बदतर हैं कि अब पाकिस्तान ने मॉडल शेलिंग की तो हम लोग एक तो मॉडल शेलिंग का डर और दूसरी बिल्कुल लाइट कट। और मैं कहूँगा कि जितनी बुरी हालत बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ना जाने कहीं पूरी स्टेट में कहीं और भी होगी। आज मैंने असेंबली में ये कहा, ख़ास करके मैं चीफ मिनिस्टर महबूबा जी को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी को मैंने कहा 3 साल हो गए हमारी गवर्नमेंट चलते हुए। मुझे 3 साल लगातार कहता आ रहा हूँ कि हमें बहुत बुरी हालत है पावर की। मैंने कहा ये वहाँ ओवरलोडेड है। ये एक तो हमारा बिश्ना जो डिवीज़न है तो वहाँ पे 10 MVA का ट्रांसफार्म चाहिए और 0 पॉइंट पवाल में 10 MVA का एक हमें ट्रांसफार्म चाहिए। और मैं कहूँगा कि वहाँ इतनी ज़रूरत है कि जो बासमती चावल आप लोग खाते हो वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं और इतने पॉपुलर हैं। और अगर हमारे पास बिजली नहीं होगी, आज तो नहरों में बिल्कुल पानी नहीं है और ना ही वहाँ कोई ट्यूबवेल चलता है, जब सारे ट्यूबवेल डिफंक हैं। तो और क्या गवर्नमेंट का क्या सीरियसनेस तो नहीं लग रहा आपको कि गवर्नमेंट बिश्ना एरिया में बिजली की हालत? गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर कर रही है और नहरों में पानी नहीं, किसान बेचारा कहाँ जाएगा। तो उसमें इन्होंने 3 बार मेरे को इंश्योरेंस दी। तो आज मैंने फिर वही कहा, वही उसी पॉइंट पे चला गया। मैंने कहा रिव्यू मीटिंग में CM मैडम जी को, महबूबा जी को कहा मैंने, तो तब उन्होंने भी वहाँ इंश्योरेंस दी और मैंने असेंबली में भी 3 साल लगातार बोला, इंश्योरेंस दी। आज उन्होंने फिर इंश्योरेंस दी है कि मैं इस बार हम गर्मी से पहले कुछ करेंगे। ना जाने करते हैं या नहीं करते हैं, सैंक्शन हो गई है, लगाते कब में कब नहीं। तो मैंने इनको कहा कि हमारा जो पूरा निर्भर है हर सिस्टम बिजली पे है। हर किसान, हर बच्चा जो पढ़ने वाला है उसकी पढ़ाई भी तो पीछे जा रही है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी ये मेरा काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए बिश्ना के मुताबिक बिजली का नामो निशान नहीं है और अब की बार जो फसल की उगाई हमने करनी थी, खासकर बासमती का जो राइस है वहाँ से अच्छी खासी मिकदार में मिलता है, पूरे देश में जाता है, बल्कि विदेश में भी सप्लाई होते हैं। लेकिन जब बिजली ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि महकमा बिजली के जो ग्रांट्स है या मुतालबात ज़र हैं, इसमें अब की बार बिश्ना जम्मू प्रोविंस के लिए कुछ खास रखा जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। अशरफ वानी के साथ से तजम्मुल, ज़ी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट हॉल, जम्मू। उधर कुपवाड़ा जिले के लंगेट हलके से रुकने असेंबली इंजीनियर राशिद के बजट सेशन का बायकॉट करने को लेकर डिप्टी स्पीकर नाजिर अहमद खान कुरैशी ने कहा कि आवाम ने इंजीनियर राशिद को असेंबली के लिए चुना है ताकि वो उनके मसाइल असेंबली में उठा सके, लेकिन उनका असेंबली से गैर हाजिर रहना आवाम के साथ नाइंसाफी है। अगर वो असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने खास बातचीत की। असेंबली की कार्रवाई के दौरान कुछ उतार चढ़ाव, कुछ नशीब फराज, कुछ मामलात रहे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद खान कुरैशी। नज़ीर साहब, रशीद साहब कहाँ हैं? कुछ पेशरफ्त हुई? एक MLA यहाँ नहीं है, 86 लोग नज़र आए, 87वां शख्स जो था वो गुमसा हो गया, शहर से नगर पहुँच गया। मैं ये कहूँगा ऑनरेबल MLAs जो चुन के आते हैं
उनको इस हाउस में आना चाहिए और अपने लोगों के इश्यूज उठाना चाहिए। अगर कोई भी एमएलए यहाँ आने के बजाय अगर गली कोचों में इश्यूज उठाना चाहेगा तो शायद वो इंसाफ नहीं करता है अपने लोगों के साथ। फिर उसको इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए और लोग एक दूसरे को साथ लड़ के उसको चुन के भेजते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर करे। तो मुझे लगता है कि रशीद साहब को भी इस हाउस में आके लोगों की बात करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रहे हैं। रशीद साहब कह रहे हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए बेहतर है लोगों में जाए मेरी असेंबली वही है। तो फिर उसको भी इस्तीफा देके वो तनख्वाह भी नहीं लेनी चाहिए जो वो तनख्वाह हासिल कर रहा है इसी असेंबली की बुनियाद पे। अगर वो कह रहा है इस असेंबली की क्रेडिबिलिटी नहीं है, देन ही शुड रिजाइन। Why he is not resigning from his seat? And उसमें क्या है कि फिर वहाँ जाके गली कोचों में तो जाके लोगों के साथ बात कोई भी लीडर कर सकता है। लीडर फिर लड़ के इस असेंबली में पहुँचता है और उसके बाद कहे कि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, then he should resign. Why he is getting the perks and pay of this assembly? और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, एमएलएस हैं, हमने बेशतर अवकात में देखा कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा, हाजिरी नहीं थी, कोरम बराबर नहीं था। उस पर कुछ मीटिंग वगैरह हुई विधायकों से कि थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं? देखिए, कोरम जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट का होता है कि कोरम तहजीब ब्रांचेस का ये बनता है कि वो कोरम को पूरा करे। एक आखिरी सवाल के उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके पार्टी से हैं, क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर हैं, वॉकआउट कर गए, आपने कहा था कि रुकें। आपका ये जो स्ट्रांग मैसेज था, काफ़ी टफनेस आपकी बार, ये अचानक मिजाज में तब्दीली क्यों आई? काफ़ी टफ रहे आप इस सेशन में। देखिए, मैं ये बताऊंगा कि असेंबली के अंदर जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर चुना जाता है तो वो सब मेंबरान की सहमति से चुना जाता है। वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है और उसकी कोशिश होती है कि हाउस ठीक से चले, हाउस रूल्स के तहत चले और असेंबली प्रोसीजर्स के तहत चले। तो मैंने भी कोशिश किया, जितना वक्त मुझे मिला उस कुर्सी पे बैठने का, मैंने कोशिश किया कि हर मेंबर को के साथ इंसाफ किया जाए, वक्त दिया जाए और जो पब्लिक इशूज़ जो उठा रहे हैं उसको गवर्नमेंट जवाब दे दे। अभी आप जो उमर साहब की बात कर रहे हो, चाहे उमर साहब हो, चाहे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा हो या हाउस का कोई मेंबर हो, तो वो जब डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की कुर्सी पे बैठता है तो वहाँ पर वो उनके लिए बराबर होते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब। अगर आप असेंबली मेंबर हैं, आपको असेंबली में आपको पूरा सेशन अटेंड करना चाहिए था, उसके बाद जो मामला थे वो यहाँ सेटल हो सकते हैं। और अपने मिजाज में यकदम तब्दीली को लेकर नज़ीर अहमद खान गुरैजी का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के दायरे इख्तियार में जो चीज़ें होती है वो वरना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और ये रवैया जो है ये इसी तरह बरकरार रहेगा। अशरफ वानी के साथ से तजम्मुल ज़ी मीडिया, जम्मू। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। शोपियां मामले में आर्मी के खिलाफ एफआईआर को लेकर सियासत और एहतजाज जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जम्मू में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे तो पैंथर्स पार्टी कारकुनान ने आर्मी के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। जिसके बाद पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि इस मामले में बीजेपी ने सरकार का साथ दिया है और उसे जवाब देना होगा। उधर वजीर लाल सिंह का कहना है कि इस तरह नाम के साथ एफआईआर होना गलत है। इस पर बीजेपी का रुख साफ है। बीजेपी ने इस मामले को सरकार के सामने रखा है और बातचीत जारी है। गाड़ी से तो हमने उतार ही दिया उसको, और पुलिस वाले देखो ना 300 आदमी है, आज के लिए इतना काफी है। ये लोग जो 2-2 झंडे लगाकर अपनी गाड़ियों में और आर्मी के खिलाफ केस रजिस्टर कर रहे हैं, इन्होंने न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का अपमान किया है, बल्कि सेना को मनोबल को गिराकर सेना के खिलाफ एफआईआर दायर करके इन्होंने सबसे बड़ी डिससर्विस जो मुल्क को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की होगी वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो वहीं शोपिया मसले पर दर्ज एफआईआर को लेकर आजाद उम्मीदवार पवन गुप्ता का कहना है कि एफआईआर में मेजर के नाम के बाद मजिस्ट्रेट जांच की गुंजाइश कहां रह जाती है। वहीं अपसपा के दौरान आर्मी पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। साथ ही बीजेपी से अपने ताल्लुकात पर कहा कि मैं मुद्दों के साथ हूं, अगर आवाम के हक में कोई भी पार्टी होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने एमएलए पवन गुप्ता से खास बातचीत की, आप ही सुनिए।
बजट इजलास में हमारे पास चंद विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपने बलबूते पर इलेक्शन जीते। इंजीनियर रशीद असेंबली छोड़कर श्रीनगर पहुंच गए और लोगों के साथ यहां का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट एमएलए गुप्ता साहब। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके साथी श्रीनगर चले गए, आपने बात नहीं की। एक दो एमएलए थे जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। देखिए, इंडिपेंडेंट तो जीत के आए थे, अब ये स्पीकर और रशीद साहब के बीच में है। मेरे को ये पता चला कि स्पीकर ने उनको कहा था कि आप वापस आइए, बट आई थिंक ही हैज बॉयकॉटेड द एंटायर सेशन। अच्छा गुप्ता साहब, ओवरऑल देखें, आप एमओएस भी रहे बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन इस सेशन में आप अलग अलग से थे और आपकी जो काबिलियत है वो निखर रही थी और सामने आ रही थी। क्या आपकी हमदर्द अभी भी बीजेपी के साथ ही हैं? देखिए, मैंने जिस दिन मैं अपोजिशन बेंचेस में बैठा था, मैंने कहा था कि मेरी इशू बेस्ड सपोर्ट होगी। गवर्नमेंट जहाँ पे ठीक करेगी मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँगा, जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पब्लिक के अगेंस्ट होंगी मैं उसको अपोज करूँगा। और आपने पूरी असेंबली के अंदर में देखा है, वट एवर आई हैव सेड इट इज़ ऑल इशू बेस्ड। मैं बहुत सारे मुद्दों पे सरकार का मैंने साथ भी दिया है और बहुत सारे मुद्दों पे मैंने अपोज भी किया है। इसलिए बीइंग एन इंडिपेंडेंट एमएलए आई एम इंटाइटल्ड टू हैव माई ओन व्यूज। मेरे को हक है कि मैं अपना व्यू हर चीज़ में। चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि पुलिस ने आर्मी को इस इलाके से न गुजरने का मशवरा दिया था। चंद दिन पहले वहां पे एक लड़का मरा था, हालात ठीक नहीं है, आर्मी नहीं माना। हाउ डू यू सी द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट? देखिए, नाउ इट इज़ फॉर द मैडम सीएम टू क्लैरिफाई दैट हाउ डिड दिस हैपन। शी बीइंग द हेड ऑफ द यूनिफाइड कमांड, नाउ आई डू नॉट नो इफ ए person heading the unified command and he says that army has not obeyed our orders, it is between the army and the CM to decide on what to do in the future course of action. But it is a sad story. These things should not happen, but if these things have happened, we should go to a root cause of the things. बहुत बहुत शुक्रिया पवन गुप्ता जी। हम बात कर रहे थे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिपेंडेंट पवन गुप्ता से, जिनकी राय है कि शुपियन इंसिडेंट में जो मामला सामने आए हैं, जिस तरह से एफआईआर लॉन्च हुआ है, उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो किस बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जुडिशियल इंक्वायरी आप करें या एफआईआर काट रहे हैं आर्मी के खिलाफ, तो आपका जो आपसपा का जो दायरे इख्तियार है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो दाव पे लगती है। आपसपा के होते आप पवन गुप्ता के मुताबिक एफआईआर लॉन्च नहीं करते। आप देखा होगा चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस दिया, उसको किस तरह से कश्मीर के लोग लेते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी और अपोजिशन के मामला किस तरह से अब इसका साथ देते हैं। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। वहीं मेंढर में 26 जनवरी के प्रोग्राम के मौके पर स्कूली बच्चों के साथ आजादी का मुतालबा करते हुए एनसी एमएलए जावेद राणा का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने असेंबली में हंगामा किया और जावेद राणा के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा और जावेद राणा के दरमियान नोकझोंक भी हुई। बीजेपी ने जावेद राणा पर बच्चों को भड़काने का इल्जाम लगाया और कहा कि जावेद राणा को असेंबली में बैठने का कोई हक नहीं है। तो वहीं बीजेपी रियासती सदर सत शर्मा ने असेंबली में वायरल वीडियो को लेकर हंगामा किया और मेढर एमएलए जावेद राणा की रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बच्चे आरएसएस का मतलब ही नहीं जानते, उन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई उनसे मुल्क मुखालिफ बयान दिलवा रहा है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने खास बात की रियासती सदर सत शर्मा से। जिस तरह से मेंढर के एमएलए जावेद राणा का मुतनाज़ा वीडियो जो है वो सामने आया था, उसके बाद बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा ने आज सदन के अंदर इस बात को उठाया और ये कहा कि जो जावेद राणा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, क्या मुतालबा था आपका? ऐसा है कि लगातार से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ चैनल्स ने भी इस विषय को बताया है। सीधे तौर पर एक बच्चे ने अपने भाषण में एक जो सिस्टमेटाइज तरीके से ऐसा लगता था कि उसे पढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो भाषण दे रहा है, आप भी अगर वीडियो अपने इस चैनल में वाइट करेंगे, दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। और किस तरीके से उस बच्चे ने बाद में कहा है कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, हम लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं। और जिस तरीके के बाद विधायक ने तालियां मारी हैं, अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दांत जो हैं वो जम्मू में किसी और तरीके से होते हैं, कश्मीर में किसी और तरीके से होते हैं। सर, हमने वो वीडियो दिखाया है और उसके बाद जावेद राणा का जो बयान आया था वो यही था कि ये फ्रीडम जो बच्चों ने मांगी वो मांगी आरएसएस के खिलाफ
और बीजेपी के खिलाफ, और हालांकि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। ऐसा है कि उस बच्चे से सिर्फ आरएसएस का मतलब पूछा जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि वो बच्चा क्या है। वो सीखे समझे तरीके से, जिस तरीके से जिस लहजे में वो बात कर रहा था, इस तरीके से लगता था कि उसको पढ़ाया गया है, और उसको पढ़ने के बाद अगर इस तरीके से बयान देता है और विधायक तालियां लगाते हैं, और ख़ास तौर पर ये विधायक चुनकर आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के दायरे में रहकर इन लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन संविधान से हटकर जब ये काम करते हैं, हमने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करे। अब आप क्या करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद राणा के खिलाफ क्या मांग करते हैं? हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे इंसान को यहाँ पर सदन में बैठने का कोई हक नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई दे इस विषय में, इस बात में, इस बयान के विषय में, और उनके लीडर्स की तरफ से सिवाय शोर डालने के, चाहे वो आज डिमांड्स के ऊपर हो, चाहे ऐसे ही शोर हो, सिवाय शोर डालने के उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो ये थे सत शर्मा, जिनका कहना है जिस तरह से बच्चों को, मासूम बच्चों को उकसाया गया मेंढर के एमएलए की ओर से, ये कहीं ना कहीं अब मेंढर के एमएलए जो हैं वो अपना हक जो है सदन में बैठने का खो चुके हैं, और एक कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ भी बनती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। वही वायरल वीडियो पर खुद का बचाव करते हुए जावेद राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार तंजीम है और बच्चे मुल्क से नहीं बल्कि आरएसएस से आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों से मुल्क मुखालिफ नारे लगाए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद राणा के ताली बजाते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद असेंबली में खूब हंगामा हुआ। इस पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद राणा से बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। अब बीजेपी ने आज ये मांग की है कि जिस तरह से बच्चों को उकसाने वाला वीडियो सामने आया है, ऐसे में जावेद राणा सदन में बैठने का हक खो बैठे हैं। क्या इस पे रिएक्शन क्या आपका? अब बीजेपी और जो आरएसएस है वो तो चाहती है कोई बोलने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, इलाके की बात करने वाला ना हो, सेकुलर बात करने वाला ना हो, यहाँ जमहूरियत की बात करने वाला ना हो। वो तो यही चाहते हैं कि रजौरी पुंछ में भी इनकी आवाज़ बंद हो जाए, जम्मू सूबा पूरा बंद है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं सेकुलर कवतों को ये गुजारिश करूँगा कि ये कम्युनल फोर्सेस जो हैं, आज तो गला घुटने वाली बात है। मैं ये कहूँ कि हमारे लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और हमारे लीडर ने जो शेर कश्मीर में देश के साथ इल्हाक किया था, हमारे लोगों ने उनको कन्फर्म किया। हमने 47 में कुर्बानियां दी, 65 में कुर्बानियां दी। लेकिन उनका ये कहना है आरएसएस का मतलब भी नहीं पता है उन बच्चों को। अगर पूछा जाए तो किस तरह से वो बोल सकते हैं कि हमें आरएसएस के खिलाफ आज़ादी चाहिए? आरएसएस का मतलब किसको पता नहीं है आज? आरएसएस का एजेंडा किसको मालूम नहीं है आज? अगर बच्चे आज़ादी की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं आरएसएस का पता नहीं है। आरएसएस की पॉलिसीज, आरएसएस के प्रोग्राम, ये कम्युनल फोर्सेस जो देश में इस वक्त देश को मजहबी बनातों पे तकसीम करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे तकसीम करना चाहते हैं, यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पे सियासत करना चाहते हैं, उनको सब लोग पहचानते हैं। हमारे बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बच्चे वो पहचानते हैं, वो जानते हैं उनको कि आरएसएस की क्या पॉलिसी है। और ये आरएसएस की एक साजिश है, किस तरीके से बच्चों ने जो रिपब्लिक डे पे पार्टिसिपेट करने के देश के झंडे को सलाम किया, उनको वो एंटी नेशनल कहते हैं। मैं उनको लोगों को ये कहूंगा कि उनको एंटी नेशनल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनसी के एमएलए ने उनको उकसावा दिया वो एंटी नेशनल था। उकसावा देने की कौन सी बात है? बच्चों ने एक रिजेंटमेंट शो की कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। वो पार्टिसिपेट करने के रिपब्लिक डे पे नेशनल फ्लैग को सलाम किया, और उन बच्चों की बात को जो है एंटी नेशनल का रूप दिया जा रहा है। वो मेरे पास एक रिजेंटमेंट लेके आए, यही बातें उन्होंने इंतजामिया को 2 दिन पहले बताई। आजादी किससे चाहिए? इंतजामिया को यही बातें बताई, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यही बातें बताई, वो सेम बात मेरे पास आई। और आजादी किससे चाहिए उनको? आज़ादी इस कम्युनल फोर्सेस से, इस नायल सरकार से, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो सियासत करना चाहते हैं, जो जहां बेइंसाफी है, जहां बर्बरियत है, जहां कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, उससे आज़ादी चाहते हैं, और उससे जावेद राणा भी आज़ादी चाहते हैं। तो ये थे जावेद राणा, जिनका कहना है कि उनके जो बयानों को है वो गलत ढंग से पेश किया गया है। हालांकि जो बच्चे थे उनका ये बयान था कि उनको जो आज़ादी चाहिए वो चाहिए कम्युनल फोर्सेस से। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
वहीं पटनी टॉप विंटर कार्निवल के दूसरे दिन कई तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिसमें कश्मीरी पंजाबी गानों के साथ कई तरह के तफरीही प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। कल्चर प्रोग्राम में फेमस पंजाबी सिंगर अल्फाज राम दित्ता एंड ग्रुप शारदा फोर्ट थिएटर समेत डांस ग्रुप ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए समा बांध दिया। इस मौके पर मुनक्किद म्यूजिकल कंपटीशन में बच्चों और बड़ों ने हिस्सा लिया। जीतने वालों को एजाज से नवाजा गया। कार्निवल में खाने पीने से लेकर कई तरह की दुकानें लगाई गई थी। यहां आने वाले लोगों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म J&K गवर्नमेंट और खासकर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो पब्लिसिटी विंग है अंडर एबल गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म ऑनरेबल MOS मैडम एंड देन डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके जो बाकी हमारे हैं जैसे जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह। इस कार्निवल की खास बात यह है कि सबसे पहले ये स्टार्ट हो रहा है आज से। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़, एक जामा प्रोग्राम है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारी, चाहे वो एडवेंचर हों, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो हमारे सेलिब्रिटीज हों या बच्चों के लिए जो कुछ प्रोग्राम्स हैं। ये 3 दिन और उसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने 4.5 लाख कीमत की चरस के साथ 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मुलजिमों में शब्बीर अहम चौहान दादपुरा लोलाब का रहने वाला है। दूसरा मुलजिम मोहम्मद मुस्तफा मुगल खुरहामा लोलाब का रहने वाला है। कुपवाड़ा पुलिस ड्रग पैडलर पर शिकंजा कसने के लिए मुहिम छेड़े हुए है। 2018 में हमारी एक स्पेशल जो है मुहिम जो है वो जारी है। अभी तक तकरीबन 8 kg जो है चर्स रिकवरी हुई है हमारी 2018 में, और इसमें 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। और कल एक स्पेशल हमारी जो स्पेशल टीम है उसने एक अच्छी कामयाबी की है। उसमें 2 नोटोरियस जो है ड्रग पैडलर जो है उनको अरेस्ट किया है और उनके कब्जे से 6 kg जो है चर्स जो है रिकवर हुई है। वहीं गुज़िश्ता दिनों शोपियां में फौजियों और मकामी पत्थरबाजों में हुए तशद्दुद की लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में शदीद तौर पर जख्मी 10 साल के एक लड़के के दम तोड़ देने के बाद हालात कशीदा बने हुए हैं। शोपियां तशद्दुद की आग में झुलसे 10 साल के मासूम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसकी मौत से इलाके में मातम है और लोगों के जहन में गुस्सा। फिजा में चीखती ये आवाजें मिलिटेंटों से इस 10 साल के मासूम मुशर्रफ फैयाज का कसूर पूछ रही हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास गोलियां हैं, बम हैं, जिसका शिकार कभी फौज होती है तो कभी मकामी लोग। 25 तारीख को इनकाउंटर वाली जगह पर मलबे की सफाई के दौरान एक सेल के फट जाने से जख्मी मुशर्रफ को क्या पता था कि मुठभेड़ में मारे गए मिलिटेंट उसके लिए मौत का सामान छोड़े जा रहे हैं। जख्मी मुशर्रफ को अस्पताल में दाखिल कराया गया। 6 दिनों की जंग के बाद आखिर मासूम जिंदगी की बाजी हार गया। आपको बता दें, शोपियां मामले में फौज पर FIR दर्ज कराई गई है, जिसके बाद फौज ने भी पत्थरबाजों पर FIR दर्ज करा दी है। इसको लेकर रियासत और मुल्क में खूब सियासत भी हो रही है। स्पेशल डेस्क जी सलाम। वहीं जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुछ दिनों कबल मजदूरों के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिससे बड़े पैमाने पर समाजी और माशी तौर पर फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती और निर्मल सिंह ने 8 जनवरी को बांदीपुरा वेलफेयर बोर्ड में मुहाफिज स्कीम का इफ्तिताह किया था, जिसके तहत तकरीबन 19,000 मजदूरों को फायदा पहुंचना है। इमारतों और दीगर तामीरी मकामात पर काम करने वाले मुलाजिमों को उनके साथ हादसा पेश आने पर उनके इंश्योरेंस के साथ साथ उनके बच्चों की तालीम का खर्च भी इस स्कीम के तहत उठाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेबर अफसर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पिछले 3 साल में मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए और दीगर सहूलतों के लिए बांदीपुरा बोर्ड की जानिब से 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
तो वहीं रियासत में नशे का कारोबार कितना बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा इससे हुई मौतों से लगाया जा सकता है। और इस नशे के काले कारोबार ने एक नहीं बल्कि 400 लोगों को निगल लिया है। ऐवान में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर फिक्र भी जाहिर की गई है और इसका इंकशाफ हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने नहीं बल्कि पीडीपी के हामी पार्टी बीजेपी के एमएलसी रमेश अरोड़ा ने किया। पार्टी अब इस इंकशाफ से सख्ते में आ गई है क्योंकि एमएलसी रमेश अरोड़ा ने डाटा एविडेंस के साथ ऐवान में ये बात कही। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने खास बात की एमएलसी रमेश अरोड़ा से। हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलसी रमेश अरोड़ा और बहुत ही गंभीर जो है इन्होंने बात आज काउंसिल में कही है। इनका कहना है कि 400 लोगों की जो मौत हुई है जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के कारण, और ये आंकड़े जो हैं इनका कहना है कि ये बिल्कुल सही हैं। इन पे बात करेंगे। सर, आपने कहा 400 जो लोगों की मौत हो गई ड्रग्स से, क्या इसके कोई तथ्य हैं आपके पास? ऐसा है कि खासतौर पे कुछ तो पेपर में रिपोर्टेड हुआ है। जैसे एक लड़की को छोड़ने आए थे तो 2 लड़के छोड़ के चले गए थे, उसकी डेथ हो गई थी, रिपोर्ट हुई, वो पर्चा भी रजिस्टर हुआ था। कुल मिला के जो रिप्लाई था ऐसे इस तरह के एरिया वाइज, जैसे रियासी में 33 लोगों की हुई है, उसमें कटरा के 12 लोग कटरा के शामिल हैं। ऐसे जगह जगह मूव कर जब हम करते हैं तो लोग हमें बताते हैं। कारण यह है कि पोस्टमार्टम उनका नहीं होता। एक बात, ड्रग के कारण जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, ड्रग लिया और मोटरसाइकिल रेस चलाना शुरू कर दिया, ये बड़ी कॉमन चीज़ हो चुकी है। एक्ट के अंदर कई सख्त प्रोविजन जो चाहिए कि जिसके बाद माइनर ड्रग 1 ग्राम भी पकड़ी जाती है उसके ऊपर कंसेशन नहीं रहेगी, उसके ऊपर उसका बेल आउट नहीं होगा। वहीं कश्मीर के बांदीपुरा के सुंबुल में इस वक्त खुशी का माहौल है। यहां पांडव नाम से मशहूर मंजूर अहमद डार को आईपीएल में जगह मिलने के बाद लोगों के साथ घर वालों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, मंजूर अहमद डार का सिलेक्शन प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब में हुआ है। मंजूर को 20 लाख के बेस प्राइज के साथ टीम ने अपने साथ जोड़ा है। किंग्स 11 पंजाब अपना पहला मैच दिल्ली के साथ 8 अप्रैल को मोहाली में खेलेगी। मंजूर अहमद डार से खास बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तवज्जुह ने। जम्मू कश्मीर से आपकी बार हम लगातार कह रहे हैं कि खेलकूद के लिए साल बेहतर रहा। कई मेडलिस्ट के बाद अब इंडियन प्रीमियर लीग के दरवाजे जो हैं वो खुल गए। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर अहमद डार, जो अब की बार नुमाइंदगी करेंगे जम्मू कश्मीर की। देखना होगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आपकी बार क्रिकेट के लिए कुल मिलाकर क्या। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब हमारे साथ बात करने के लिए, जी मीडिया के लिए। मंजूर साहब, जब खबर आई कि आप सिलेक्ट हुए किंग्स 11 पंजाब की, तो क्या व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब सारे जम्मू कश्मीर आवाम को मेरी तरफ से कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और दुआई की मेरे लिए। जब ऑक्शन चल रहा था तो पहले दिन का मैंने वेट किया, तब दूसरे दिन वेट कर रहे थे। तो दूसरे दिन लास्ट स्टेज में जब मेरा नाम उठा तो जैसे मुझे बिड लगाई किंग्स 11 पंजाब ने, तो काफ़ी खुशी मुझे मिली उस टाइम। मैं काफ़ी खुश था, काफ़ी सेलिब्रेशन की उस टाइम हमने। तो आईपीएल टीम में आने से पहले अगर आप डेब्यू की बात करें, जो आपका गली क्रिकेट था, वो किस टीम के साथ था क्लब पहुँचने से पहले? सर, हमारा जो ऐसे ही जब मैं छोटा था तो मोहल्ले की टीमें होती थी उस टाइम। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी ऐसी टीमें थी, जैसे एक जगह दूसरी जगह मैच खेलने जाते थे हम लोग। तो ऐसे ही चलता रहा 2007-8 तक। अब आपकी सिलेक्शन हो गई है टीम के लिए, तो क्या आप मानते हैं कि कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है? क्योंकि आपका बल्ला जो आग उगल रहा है, क्या देखें कि जो सिक्सर बॉय कश्मीर का है वो जब मैदान में बड़े मैदान में उतरेगा, कहीं नफसियाती दबाव तो नहीं है कि इतना बड़ा टीम? सर, ये तो है कि बड़े बड़े प्लेयर हमारे टीम में हैं, तो काफ़ी खुशी भी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। मेरे लिए ये अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा मुझे। तो इंशाल्लाह मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो मैं हमेशा नेशनल खेलता हूँ, नेशनल ही खेलूँगा आगे भी। तो क्या मैसेज होगा आपका जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि आईपीएल में जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, मैं मैसेज उनसे यही देना चाहता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है किसी भी, वैसे तो टैलेंट हमारे स्टेट में बहुत सारा है। जैसे परवेज़ भाई, उसने इंडिया खेला, तो वो भी हमारे स्टेट से जम्मू कश्मीर से हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे हमारे स्टेट में। टैलेंट बहुत है, बस मेहनत कीजिए, कुछ भी मुमकिन है। बॉलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं? नहीं सर, मैं मीडियम राइट हैंडर मीडियम फास्ट बॉल हूँ। तो आपकी जो सबसे अच्छी गेंदबाजी रही है, जिक्र करना चाहेंगे अभी तक बैटिंग के अलावा? जी सर, बेस्ट स्पेल सर, मैंने क्लब मैच में एक बार 5 विकेट ली थी जी। हाँ, बस वो T20 का मैच था, 5 विकेट मैंने ली थी और बड़े क्लब के साथ ली थी उस टाइम। तो अब आखिरी सवाल ये होगा कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग का आपको टीम में जाने का मौका मिला,
तो अभी कितनी आपकी हिम्मत कितनी है कि बड़े मैदान में जा रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है? बिल्कुल सर, थोड़ा दबाव है। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अच्छा करें। दबाव तो नहीं रहेगा फिर, क्योंकि खेलना है तो मेहनत करेंगे, अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआएं होनी चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ है। मंजूर अहमद डार और उप मंजूर पांडव बल्ले से आग उगलते हैं और जब गेंदबाजी करते हैं तो मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं और जो बॉल इनकी अंदर आती है ऑफ स्टंप से वो बड़ी खतरनाक होती है। लिहाजा बॉल और बैट से देखना होगा कि मंजूर का बल्ला कितना आग उगलेगा और गेंदबाजी जो है वो कितनी एक्यूरेट होगी। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले परवेज रसूल और अब मंजूर अहमद डार कश्मीर से IPL की नुमाइंदगी करेंगे। हमारी दुआएं साथ है, देखते हैं कि ये हमारे नौजवानों के लिए कितने ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। मोदी सरकार के आखिरी बजट से मिडिल क्लास मायूस। वजीर खजाना अरुण जेटली ने मिडिल क्लास को नहीं दी राहत। नौजवानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। इस साल 70 लाख लोगों को नौकरी देने का हदफ रखा गया है। मुल्क में 5G नेटवर्क के लिए काम शुरू हो चुका है। वजीर खजाना ने कहा चेन्नई में रिसर्च जारी है। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का मॉडर्नाइजेशन होगा। इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे। हवाई सफर को आसान बनाने के लिए वजीर खजाना का बड़ा ऐलान। एयरपोर्ट्स की तादाद को 5 गुना किया जाएगा। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और गवर्नर की तनख्वाह में इजाफा। सदर जमहूरिया को 5 लाख, नायब सदर जमहूरिया को 4 लाख जबकि गवर्नर को 3 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं आएगी कमी। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के लिए सेस बढ़ा। राजस्थान में 2 पार्लियामेंट्री और 1 असेंबली सीट के लिए हुए बाय इलेक्शन में कांग्रेस का परचम। पश्चिम बंगाल की बाइक इलेक्शन में टीएमसी की भी बड़े मार्जिन से जीत। बुल्गेरिया से टीएमसी की सजदा अहमद और नौपाड़ा से टीएमसी के ही सुनील सिंह ने जीत दर्ज की। नतीजों के बाद राजस्थान में कांग्रेस रियासती सदर सचिन पायलट ने साधा वसुंधरा सरकार पर निशाना। राजस्थान बाय इलेक्शन नतीजों को कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने बताया बीजेपी के लिए आवाम का गुस्सा। सचिन पायलट ने उपचुनावों में जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी दी बधाई। बाय इलेक्शन में जीत के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस कारकुनान का जश्न। किश्तवाड़ में हेलीपैड सर्विस के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। शोपिया में इंडियन आर्मी पर एफआईआर के खिलाफ पुंछ में व्हिप और बजरंग दल ने जोरदार एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने बोला मोदी सरकार पर हमला। जम्मू में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। श्रीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। श्रीनगर के उमर कॉलोनी लाल बाजार में लोगों को गंदे पानी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा के शाहफली दरहुल्ला में जाती शाहफली का सालाना उर्स मनाया गया। शोपिया में इंडियन आर्मी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ एबीवीपी के तलबा ने कठुआ डीसी ऑफिस पर जमकर एहतजाज किया। बांग्लादेश में 4 फरवरी से 13 फरवरी तक इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। पंचायती इंतखाबात को लेकर अनंतनाग में बीजेपी एमएलसी सोफी यूसुफ की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ट्रेडर्स यूनियन पट्टन के सदर के लिए इंतखाबात मुनक्किद किया गया।